आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का पहला लेक्चर, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इसमें हम लोग डील करेंगे कि ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का, क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं और किसने क्या थ्योरी दी है। सबसे पहले दो थ्योरी दी गई थी, एक थी जियोसेंट्रिक थ्योरी और एक थी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी जो थी वो मेनली प्टोलेमी ऑफ अलेक्जेंड्रिया ग्रीस ने दिया था और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी निकोलस कोपरनिकस ऑफ पोलैंड ने दिया था। निकोलस कोपरनिकस ऑफ पोलैंड ने एक बुक लिखी थी डी रिवोल्यूशनबस ऑर्बियम कॉन्स्टेलियम। इसमें भी इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में जिक्र भी किया है। जियोसेंट्रिक थ्योरी के सपोर्टर्स अलेक्जेंडर ग्रीस तो थे ही, जो अलेक्जेंडर थे वो जो ग्रीस के थे वो तो थे ही, बट एरिस्टोटल ने भी जियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट किया था। जियोसेंट्रिक थ्योरी मेनली क्या कहता है कि अर्थ जो है वो सेंटर पे है और जितने भी हेवनली बॉडीज़ है, सन, स्टार या और भी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स, वो सब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। वहीं पे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी यह कहता है कि सन जो है वो सेंटर में है और जितनी भी अदर हेवनली बॉडीज़ हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ सेंटर में नहीं है। ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहता है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अदर सपोर्टर्स भी आए, जैसे कि जेम्स केपलर, गैलीलियो गैलीली एंड सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने भी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट किया। सर आइजैक न्यूटन was first to explain why planets were moving around the sun। सबसे पहले साइंटिस्ट जो यह एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सर आइजैक न्यूटन ही थे। He was credited with conceptualizing the force of gravity। इन्होंने यह थ्योरी दिया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है जिसके वजह से सन के अराउंड जो प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं या प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपके MCQ क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कौन थे वो जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये सर आइजैक न्यूटन थे। He states every particle attracts every other particle in the universe with the force directly proportion to the product of their masses and inversely proportion to the square of the distance between their center। ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विथ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट एंड देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो सब प्रोडक्ट्स जो हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इन्होंने यह एक फॉर्मूला भी दिया था। उसके बाद एक मॉडर्न थ्योरीज दी गई, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी जो अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो दी गई हैं, जैसे कि बफन्स हाइपोथेसिस। बफन्स हाइपोथेसिस जो है वो डी बफन ने दिया था। यह एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने कहा कि अर्थ ओरिजिनेटेड एज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन द सन एंड द कॉमेट। बफन हाइपोथेसिस यह कहता है कि अर्थ अचानक से नहीं आ गया, अर्थ का रिजल्ट इसीलिए हुआ क्योंकि एक सन और कमेट दोनों एक दूसरे से टकराया था, जिसके वजह से अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ। इमैनुअल कांट गैसियस मास हाइपोथेसिस दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ रोटेटिंग नेबुलर मास ऑफ गैस। This theory is based on the Newton's law of gravitation। इमैनुअल कांट का कहना है कि अर्थ और अदर प्लैनेट्स ऐसे नहीं ओरिजिनेट हुए हैं, वो लोग मूव कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे और एक नेबुलर मास ऑफ गैस का फॉर्मेशन हुआ, जिसके बाद अर्थ और अदर प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं। ये जो मेनली थ्योरी है ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड है। लैप्लेस डी मार्क्यूस ने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया है। इस हाइपोथेसिस में यह कहा गया है कि इंटेंसली हॉट एंड रोटेटिंग नेबुलर गैस मासेस कूल्ड, जो भी
हॉट गैस masses था वो धीरे धीरे कूल हो गया. रोटेशन एंड सब्सिक्वेंटली इट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज्ड फर्दर ड्यू टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ masses. जो रोटेशन था सब्सिक्वेंटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वो इंक्रीज हो गया और धीरे धीरे वॉल्यूम जो था वो डिक्रीज हो गया. ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अ रिंग ऑफ मास सेपरेटेड फ्रॉम द नेबुला एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्लैनेटरी बॉडीज. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था रिंग ऑफ मासेस का वो सेपरेट हो गया फ्रॉम द नेबुला और ट्रांसफॉर्म हो गया प्लैनेटरी बॉडीज में. तो मेनली यह हाइपोथेसिस मैं आपको समरी में बताती हूँ क्या है. एक हॉट बॉडी था वो रोटेट हो रहा था, धीरे धीरे वो कूल हो गया. कूल होने के बाद उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो इंक्रीज हो गया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो इंक्रीज हो गया. क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि उसका जो वॉल्यूम ऑफ मास था वो डिक्रीज हो गया. ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अ रिंग ऑफ मासेस सेपरेटेड फ्रॉम नेबुला. बहुत सारे रिंग ऑफ मासेस जो थे वो नेबुला से सेपरेट हो गए और वो जो सेपरेट हुए डिफरेंट मासेस वही जो है प्लैनेटरी बॉडीज फॉर्म किए. प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस ये टी.सी. चैम्बरलिन एंड F.R. मोल्टन ने दिया है. A star passed by the sun and drew out some material which later condensed into planetary bodies. तो इनका मेनली यह कहना है टी.सी. चैम्बरलिन एंड F.R. मोल्टन का कि स्टार जो था वो सन से पास किया और कुछ पार्टिकल्स उससे ड्रू आउट हो गया, जिसके वजह से वो जो पार्टिकल्स था वो कंडेंस हुआ और प्लैनेटरी बॉडीज में कन्वर्ट हुआ. जीन्स जेम्स एंड जर्फीज एच tidal hypothesis. Tidal hypothesis क्या कहता है? The tides of the gaseous mass from the sun created as a result of a higher gravitational force from an approaching star condensed to form a planet. The tide of gas masses from the sun, जो gas masses from the sun था, एक हाई ग्रेविटेशनल फोर्स आया फ्रॉम अप्रोचिंग स्टार और कंडेंस हो गया, जिसके वजह से प्लैनेट बन गया. फिर से मैं आपको बताती हूँ. टाइड्स ऑफ गैसेस मासेस फ्रॉम द सन क्रिएट हुआ, हाई ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ जिसके वजह से, उसके बाद एक अप्रोचिंग स्टार आया जो कंडेंस हो गया, उसके बाद प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो गया. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपोथेसिस डॉक्टर हेन्स एल्फ्रिन ने दिया है. इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सन अट्रैक्टेड द डस्ट एंड द गैसियस मासेस. The dust and the gaseous masses revolved around the sun and condensed into planets. At a later stage, the planet grew their own magnetic field around them. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपोथेसिस यह कहता है मेनली कि सन जो था वो मेनली अट्रैक्ट किया डस्ट और गैसियस मासेस को. वो डस्ट और गैसियस मासेस जो था रिवॉल्व होने लगा सन के चारों तरफ और धीरे धीरे कंडेंस हो गया और प्लैनेट का फॉर्म ले लिया. लेटर में वो प्लैनेट ग्रू हो गया और उन लोगों का खुद का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड हो गया. यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपोथेसिस. बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस जो है वो रसेल एंड लिटन ने दिया है. सुपरनोवा हाइपोथेसिस हेल एंड लिटन ने दिया है. रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस इज प्रपोज्ड बाय ऑटम सिचमेंट ऑफ रशिया एंड कॉल विजार ऑफ जर्मनी. The sun was surrounded by a solar nebula containing hydrogen, helium, and dust. The friction of collision of particles led to the formation of disc-shaped cloud. Revised nebular hypothesis में क्या कहा गया है कि सन के चारों ओर जितने भी सोलर नेबुला थे वो मेनली किस चीज़ के बने हुए थे? हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट के. फ्रिक्शन के वजह से, एक दूसरे के टकराने के वजह से वो लोग एक डिस्क शेप का फॉर्मेशन ले लेते हैं. उसके बाद जो डिस्क शेप का फॉर्मेशन होता है वही प्लैनेट्स हो जाता है. द प्लैनेट्स वो फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ असर्शंस फ्रॉम द क्लाउड और वही क्लाउड से जो है प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है. ये नेबुलर हाइपोथेसिस. बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है? यह मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है जिसको हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं. एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस. Edwin Hubble in 1920 provided evidence that the universe is expanding. 1920 में एडविन हबल ने ये हाइपोथेसिस दिया था और यह बोला था कि यूनिवर्स जो है वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है. बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट.
और बिग बैंग जो है वो कुछ 13 बिलियन ईयर्स अगो, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो हुआ था। इस एक्सप्लोजन में क्या हुआ था कि एक डॉट, एक स्मॉल सिंगुलैरिटी, जो छोटा सा था एक एटम, सिंगुलैरिटी जिसको यहाँ पर कहा गया है, वो एक्सप्लोड कर गया था। एक्सप्लोजन ऑफ अ स्मॉल मास एट एन एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी एंड टेम्परेचर लेड टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। एक छोटा सा सिंगुलैरिटी एक्सप्लोड हुआ, छोटा सा मास एक्सप्लोड हुआ जिसका डेंसिटी टेम्परेचर बहुत हाई था, बहुत ज़्यादा था। The explosion still continues as it expands, some energy is converted into matter. There was rapid expansion within fraction of second after Big Bang, and thereafter the expansion was slaved down. जो एक्सपेंशन था वो कुछ समय तक कंटिन्यू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे वो जो था बहुत हीट था, लेकिन धीरे धीरे वो कूल होने लगा और कूल होने के बाद जो है अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। विद इन 300,000 years from the Big Bang, temperature dropped to 4,500 K and gave rise to atomic matter. Expansion of universe supported, not expansion of glaciers. यहाँ पर expansion of universe को support किया गया है, glaciers को नहीं support किया गया है। तो बिग बैंग थ्योरी में मेनली यही है कि एक छोटा सा सिंगुलैरिटी एटम था जो एक्सप्लोड हुआ, जिसका टेम्परेचर और डेंसिटी बहुत ज़्यादा था। उसका एक्सप्लोजन कुछ समय तक कंटिन्यू भी रहा, बट धीरे धीरे उसका एक्सप्लोजन ख़त्म हो गया और धीरे धीरे वो कूल हो गया, अर्थ का फॉर्मेशन हो गया। सो वी आर डन विद आवर फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।